बोलना एक बार उसको शेयर करने के लिए। ठीक, तो जस्ट 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी बट अभी आपकी कंटिन्यू होगी शाम को 9 बजे से, मतलब रात को 9 बजे से, शाम भी क्या कहें, और कई लोगों के लिए वो रात ही होती है, ज़्यादातर लोगों के लिए रात ही होती है। हम थोड़े रात्रिचर हैं तो हमारे लिए शाम होती है 9 बजे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे होपफुली, अलग अलग बैचेस पर डिस्काउंट है वो रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और आप फटाफट से जवाब देंगे। जस्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे। एक सेट उठाया है जो इस बार आया हुआ है उसको, कि पेपर ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ऊटपटांग नहीं पूछा है, जिस तरह से पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें इन्होंने नई ऐड कर ही दी थी वही है। तो स्टार्ट करें, समझें कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पोल में जवाब दीजिएगा। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है ना, देखिए हिंदी इंग्लिश या कोई भी जो भी आपने दोनों लैंग्वेज ली है, दोनों बिल्कुल सेम आती हैं जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है। ये बात हम बहुत पहले पकड़ चुके हैं और इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेट करके दोनों ही लैंग्वेजेस को दे देते हैं। अगर आपने हिंदी इंग्लिश ली हुई है तो क्वेश्चन सेम होंगे, बस ट्रांसलेटेड होंगे, हिंदी वाले इंग्लिश में, इंग्लिश वाले हिंदी में। तो आपके वो टॉपिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपकी इस चक्कर में हुआ क्या कि कुछ इंग्लिश पेडागोजी के ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले हिंदी में नहीं आते थे बट अब आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि समझें। जैसे लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्रेरी होती है, ये आर्बिट्रेरी को यादृच्छिक कहते हैं हिंदी में। ये क्वेश्चन जन्म जन्मांतर से, आई मीन जब से सीटेट है तब से बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो समझेंगे फटाफट, देखते हैं क्या कहानी है। पोल में जवाब दीजिए, भाषा यादृच्छिक है इसका क्या मतलब है, ये इससे क्या तात्पर्य है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है, यानी कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करती है लैंग्वेज। चलो होते हैं रूल्स, लेकिन वो तो भाई सिद्धांतों के अनुसार चलती है, नियम के अनुसार चलती है, उसमें आ गया यादृच्छिक है, इसका मतलब तो यहाँ पे नहीं लग रहा। सेकंड ऑप्शन है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, यानी कोई इनहेरेंट रिलेशन है कि कोई शब्द क्यों है, यानी इस पेन को पेन क्यों कहते हैं, इसके बीच में कोई संबंध है नहीं, अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट ही यादृच्छिक कहलाता है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है भाषा। अगर मैं कहूं शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही है, कोई ठोस कारण नहीं है। शब्दों और चीजों के बीच में जो मीनिंग है उसका कोई मतलब नहीं है। मन किया पेन कह दिया, टेन कह देते तो टेन हो जाता है। कोई खास संबंध, ऐसा सच ठोस संबंध नहीं होता कि इस ग्लास को ग्लास क्यों कहते हैं, कोई मतलब नहीं है, बना दिया बस, बात खत्म। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट। फोर्थ है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। ये बात एकदम सही है कि जो शब्द हैं और जो अर्थ हैं, कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, कोई अंतर्निहित। ये मैं इंग्लिश में क्यों बता रही हूं, क्योंकि पेपर में ट्रांसलेटेड ही मिलेगा। संस्कृत में भी यही क्वेश्चन होगा, बस संस्कृत में हो जाएगा वो। ठीक, तो भाषा जो भी आपने ली है दोनों भाषाओं में सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कई बार से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा ही आएंगे, बट पिछले कई बार से आ रहे हैं। ठीक, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ। तो भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, ये बात एकदम सत्य है कि कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता। इस पेन को पेन क्यों कहते हैं, टेन कह देते तो टेन हो जाता, यानी कोई इनहेरेंट मीनिंग कुछ होता नहीं है। इसलिए लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, स्वच्छंद है, यादृच्छिक है अगर हम कहें तो, है ना। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो सिद्धांतों का पालन करती है, हाँ करती है, लेकिन वो फिर अलग भाषा के प्रिंसिपल्स से क्वेश्चन है, ये भाषा के सिद्धांत। तो भाषा के सिद्धांतों या भाषा की विशेषताएं अगर मैं कहूं तो भाषा की विशेषताओं में आता है कि भाषा नियमों का पालन करती है, रूल गवर्न सिस्टम है एक। लेकिन यादृच्छिक का मतलब ये नहीं है। तो ये अपने आप में सही है फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन इसके बारे में सही नहीं है जो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसी को दिन रात समझ करके, बिल्कुल अंतिम बात वही है, जो पूछा है उसका जवाब देना है, अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी जवाब दे देना। अंतर्निहित संबंध है नहीं, अंतर्निहित संबंध नहीं होता है, उसको यादृच्छिक कहते हैं। ठोस कारण नहीं है, उसको यादृच्छिक कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे गलत हो गए। बचता क्या है अपने पास, यही बचता है ना। तो कमल कमल लिख रहे हैं आप, अब वो कमल को अगर समल लिख देते, मतलब उस कमल का नाम समल कर देते, मेरा नाम कुछ और रख देते घर वाले, क्या फर्क पड़ता है, कोई इंटरनल मीनिंग थोड़ी है उस चीज का, वो अपने लिए कोई बना ले, बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद, मानस मंथन क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, साथ में ये इंग्लिश टर्म्स भी पता होना जरूरी है, आपके लिए इजी हो जाएगा पेपर सॉल्व करना। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, अनुच्छेद बोले तो पैराग्राफ, तो एक बच्ची है जो पैराग्राफ नहीं लिख पा रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बावजूद। आपने सोच लिया, विचार लिया, आपको कहा गया भाई निशा के लिए बर्थडे पे लेटर लिखना है, अब मैंने मानस मंथन किया, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है ना, और अच्छा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो अब मैं अनुच्छेद लिखूं कैसे, है ना। तो यानी मैं पैराग्राफ कैसे लिखूं, ये स्थिति है एक बालिका की। नहीं मैं मजाक कर रही थी, दिल पे लगे, निशा भी पोल नहीं देंगी, नेक्स्ट नाराज हो जाएंगी। हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है, लेकिन कोई बड़ा अगर मेरी मदद कर दे, जिसको पता हो निशा की कुछ अच्छी विशेषताएं, तो मेरे से लिखा जाएगा। ऐसा होता है ना कई बार कि बच्चा अकेला नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा,
बट उसको अगर हेल्प मिल जाए टीचर की, दोस्त की, तो हो पाता है। जैसे कई बार नहीं होता कि जब हम बचपन में पढ़ते थे और हमें कोई क्वेश्चन सुनने को कह दिया मम्मी ने या किसी ने भी आसपास, तो हम कहते थे या दोस्त ने कि मम्मी एक शुरुआत की लाइन बता दो बस याद आ जाएगा। तो वो हेल्प है कि सहपाठी से मार्गदर्शन में लिख पा रहा है बच्चा। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? ये जो मार्गदर्शन है, ये जो गाइडेंस है, ये जो हेल्प है, इसको क्या कहेंगे? सिंपल क्वेश्चन। अगर आप एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दूसरी का आपका सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, बशर्ते आपको वोकैबुलरी पता हो। यानी ये जो मार्गदर्शन है इसको गाइडेंस कहते हैं। और अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, जो यादृच्छिक का मतलब आर्बिट्रेरी होता है, बस इतना आपको पता होगा ट्रांसलेशन, तो आपका दोनों ही लैंग्वेजेस बिल्कुल सेफ सिक्योर तरीके से आप कर पाएंगे अटेम्प्ट। ठीक, फोन मत चलाओ तुम बिल्कुल भी, लैपटॉप पे ध्यान दो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। देखेगा एक बार। तो टीम शिक्षण कहेंगे इसको? नहीं, ये मदद है, स्कैफोल्डिंग जिसको वाइगोत्स्की कहते हैं, कि अस्थायी मदद है, जहां बच्चा अटके उसको वहां मदद दो, तो वो स्कैफोल्डिंग हो गई। उसका सहपाठी उसको मदद दे रहा है जो उससे खुद से नहीं हो पा रहा था, है ना। आप पेपर खुद से ही सॉल्व करके आएंगे, बस आप ये वीडियो देख करके बैच में एडमिशन लेकर के क्या ले रहे हैं? स्कैफोल्डिंग ले रहे हैं, एक अस्थायी मदद ले रहे हैं जो आपको पेपर में हेल्प करेगी। अभी वो टेम्परेरी हेल्प है। सहपाठी शिक्षण नहीं, सहपाठी शिक्षण नहीं है, यहाँ पे लिख बच्चा ही रहा है, सहपाठी थोड़ी, उसका फ्रेंड थोड़ी ना उसको सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, वो तो हेल्प कर रहा है बस। तो ये मार्गदर्शन, मदद या स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहलाएगी, सहपाठी परामर्श नहीं। इसका एग्जैक्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है मदद या स्कैफोल्डिंग। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। अब भाषा अर्जन पे क्वेश्चन हमेशा आता ही है, आता ही रहा है और आएगा, ठीक है। तो भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। कब घटित होता है भाई? यही पूछा है और आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, आंसर यही है, बस पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, बनाना थोड़ी है, लिखना थोड़ी है 5वां उत्तर या 5वां ऑप्शन आपको। तो भाषा अर्जन, एक है भाषा अधिगम और दूसरा है भाषा अर्जन। अधिगम है जब आप स्कूल में प्रॉपर ग्रामर और सारी वोकैबुलरी और आपका जो भी वर्ड मीनिंग है वो तो वोकैबुलरी में आ जाएगा, आपका इधर लेटर वगैरह सब कुछ आप सीख रहे हैं, भाषा स्क्रैच से सीख रहे हैं, पढ़ना लिखना, वो जो भाषा के चारों कौशल हैं, है ना, सुबो पाली जिसको हम कहते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, वो जब आप प्रॉपर स्कूल में सीख रहे हैं नियमों के तहत, तो वो अधिगम है। लर्निंग जिसको कह रहे हैं हम, एफर्ट और प्रैक्टिस से होती है। अर्जन है एक्विजिशन, नेचुरली आ जाता है, आप बिना किसी खास एफर्ट के खुद से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, उसको अर्जन कहते हैं। कि आपने एकत्रित कर लिया अपने एनवायरमेंट से। जैसे आपने अपनी मातृभाषा को सीखा, मातृभाषा यानी मदर टंग, आपके घर में जो भाषा बोली जाती थी आपने ऐसे ही उठा ली, उसको पिक कर लिया, अर्जित कर लिया, एकत्रित कर लिया, है ना। उसके लिए आपने अलग से कोई किताब खोल के नहीं पढ़ी, कोई नियम नहीं पढ़ा, कोई किसी टीचर के पास नहीं गए कि घर में जो भाषा बाकी लोग बोल रहे थे आपने भी बोलना सीख लिया, तो आपने अर्जित कर लिया। तो अर्जन कब होगा? जब एनवायरमेंट होगा, सिंपल। यानी वातावरण होगा, परिवेश होगा, एक्सपोजर होगा उस लैंग्वेज का, तो अर्जन हो जाएगा। आप अंग्रेजी अगर अच्छी नहीं बोल पाते हैं, इसका मतलब एनवायरमेंट में नहीं रही होगी, वातावरण में नहीं रही होगी। आपका जन्म यूरोप में या अमेरिका में कहीं हुआ होता तो आप अंग्रेजी सबसे पहले सीख जाते और हिंदी हो सकता है आपको पता भी ना होती। तो ये क्या है? बच्चों को भाषा का परिवेश यानी एक्सपोजर दिया जाए यदि, तो भाषा अर्जन आसानी से हो जाएगा, भाषा अर्जित कर लेंगे, वो एकत्रित कर लेंगे, जैसे आप अपने एनवायरमेंट में कुछ इकट्ठा करते हैं वैसे ही। तो बच्चों को भाषा का परिवेश या एक्सपोजर दिया जाए, और ये भाषा अर्जन यंत्र होता है एक, ऐसी बात नॉम चॉम्स्की ने की है, अलग से एक दिन सेशन रखेंगे, ठीक है ना, कि जो आपके लैंग्वेज थियरिस्ट हैं, भाषा के सिद्धांतकार हैं, वो कौन से हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। बच्चे के आसपास अगर वो भाषा बोली जा रही है, अगर आप किसी और देश में भी चले जाएं तो हो सकता है, अब तो क्योंकि एक एज के बाद मुश्किल हो जाता है भाषा को अर्जित करना, लेकिन अगर बच्चा है एक 5-7 साल का, उसको कहीं भी भेज दो, वो बहुत जल्दी वो लैंग्वेज पिक कर लेगा। इवन आप भी कर लेंगे बहुत हद तक आज भी। तो बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाना चाहिए, तो वो अर्जित कर लेंगे। बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं। देखिए, ये भाषा अधिगम में आता है कि जब आप नियम कायदे कानून सीख रहे हैं, जैसे घर में आपकी हिंदी बोली जाती थी, हिंदी को आपने अर्जित कर लिया परिवेश से, लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ने गए स्कूल में तो आपने व्याकरण सीखा, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये नियम, वो वर्ब, ये सेकंड फॉर्म, ये फलाना, ये क्या है, ये व्याकरण के नियम आपने लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम में सीखे। अर्जन में नियम की जरूरत नहीं होती, आप नेचुरली बोलते हैं। बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए, ये भी आपको भाषा अधिगम में ही होता है। बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, पढ़ने के अवसर दिए जाएं, ये भी भाषा अधिगम में होगा। मतलब जब आपने अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग सीखी थी, जो भी आपके घर में बोली जाती है, कौन सा आपने अनुवाद करना सिखाया था, कोई ट्रांसलेशन, किसने आपको पढ़ना सिखाया था, किसने व्याकरण सिखाई थी, आपने नेचुरली बोलना सीख लिया था जस्ट बिकॉज एनवायरमेंट था उस चीज को लेकर के। तो पहला ऑप्शन यहां सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? यानी कौन सा एक स्टेटमेंट है जो टेक्स्ट बुक के बारे में सही है? टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन एक आता ही है, हमेशा सालों साल से टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन आता ही रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, किताब है आपकी भाषा की, उसके बारे में सही क्या है? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, यानी पाठ्य पुस्तक की अपनी एक जगह है और उसको कोई और नहीं ले सकता। तो कोई कंपटीशन चल रहा है पाठ्य पुस्तक का, पता नहीं, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, यानी स्टूडेंट और टीचर के लिए एकमात्र रिसोर्स है, वो क्या है? टेक्स्ट बुक। क्यों भाई? ब्लैक बोर्ड भी है, एग्जाम्पल्स भी हैं, एनवायरमेंट भी है, पेपर भी है, यानी रिसर्च पेपर या 70 चीजें हो सकती हैं, शीट्स लेके जा सकते हैं आप। आज की डेट में तो आप कंप्यूटर से लेकर के दुनिया भर की चीजें प्रिंट आउट्स लेके जा सकते हैं। क्या पाठ्य पुस्तक एकमात्र रिसोर्स है? नहीं, पाठ्य पुस्तक कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है। एनसीएफ आपका यही कहता है, एकमात्र संसाधन नहीं है, सर्वोसर्वा नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यानी जो आपका करिकुलम है, पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या होता है? सिलेबस। सिलेबस जस्ट एक पार्ट है करिकुलम का। करिकुलम में यानी पाठ्यचर्या में सारी गतिविधि आ जाती है जो भी स्कूल में बच्चा कदम रखने से लेकर के बाहर निकलने तक करता है। तो यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, यानी जो करिकुलम में ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं, जो उद्देश्य बनाए गए हैं कि भैया तीसरी क्लास के बच्चे को ये आ जाना चाहिए, जो आपका निपुण भारत मिशन है या FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बेसिक इतना तो आना चाहिए, तो वो पाठ्य पुस्तक उन उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है कि भाषा कौशल सीखेगा बच्चे का, जो शब्द भंडार है वो बेहतर होगा। हाँ सही है बात। फिर भी बाकी के ऑप्शन देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, यानी एजुकेशनल एक्टिविटी को लेकर के एक प्लान है, नहीं, एक रिसोर्स है जिसके माध्यम से हम जो पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और वन ऑफ द रिसोर्स है। ठीक है ना तनु? वन ऑफ द रिसोर्स है, कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है पाठ्यचर्या, नहीं तो बहुत तरीके हैं सिखाने के, तो सब कुछ नहीं है पाठ्यचर्या। और बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, ज्यादा चित्र वगैरह उसमें होने चाहिए, जो अभी नई एनसीईआरटी चेंज हुई है, यही सब चीजों का ध्यान रखा गया है कि ज्यादा वो एक्टिविटी बेस्ड हो, उसको देख करके थोड़ा मतलब मन करे बच्चे का इंटरेक्टिव हो, बात करे उससे। बहुत ज्यादा भारी भाषा ऐसी ना हो कि बहुत ही मुश्किल क्लिष्ट भाषा है, आसान भाषा हो बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 5? ये कहता है आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, यानी क्लास 5 के आप एक टीचर हैं। बात सही है? आपने क्या कह रहे हो, बन जाए जल्दी तो मजा ही आ जाए, बिल्कुल बनेंगे। देखिए, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है, यानी जो भी आपका टेक्स्ट बुक मटेरियल है वो आप अच्छे से पढ़ें, आपने ही कहा है बच्चे को। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रख के, भैया आप कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रख रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है, किस संदर्भ में क्या प्रसंग है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं कि पाठ में ये बात कहां कही गई थी और इसका क्या मतलब है। उस पार्ट से फिर आप क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी ये जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से आप किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये किस तरह का आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो ध्यान से पढ़े और प्रसंग में जवाब दे पाए। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन है गहन पठन है, ये विस्तृत पठन है, बारीकी से पठन है, या सरसरी तौर पर पठन है। तो ये इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं इसको, किसमें? इंग्लिश में, और हिंदी में इसको गहन पठन कहते हैं। गहन पठन है और ये क्लासरूम में होता है। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है यानी विस्तृत पठन जिसको हम कह देते हैं, वो बच्चा अपने घर पे भी आराम से पढ़ के अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकता है, लेकिन गहन पठन क्लासरूम में होता है और जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे। तो जब क्लासरूम की बात आ जाएगी तो इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं गहन पठन को, सिंपल एज दैट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है। यानी क्या है? विशिष्ट सूचना, कोई स्पेसिफिक डिटेल है जो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से निकालनी है। तो उद्देश्य क्या है कि कोई डिटेल निकालनी है, ठीक से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है। मूल्यांकन परक है, वैश्विक है, स्थानीय है, या निष्कर्षात्मक है? देखिए निष्कर्ष निकालने को कहा गया है यहाँ पे, नहीं तो फिर क्यों होगा? कंक्लूजन तो कोई ड्रॉ नहीं कर रहे हम, है ना? फिर क्या है? कोई कह रहा है मैम हम निशा से पढ़ेंगे, चलो आ जाओ देखिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन परक, यानी इवेल्युएट करने की बात हो रही है, कुछ जज करने की बात हो रही है, नहीं तो वैश्विक कोई दुनियादारी की बात हो रही है, नहीं
स्थानीय पठन कहते हैं इसको, स्थानीय बोध कहते हैं, सॉरी। स्थानीय बोध क्या है? जिस चीज के बारे में, जो भी लोकल नॉलेज एक तरह से, जिस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एक विशिष्ट सामग्री है, वो दिया गया, उसमें क्या लिखा है, तो वो वहां पे स्थान हो गया, वो एक लोकल कॉन्टेक्स्ट हो गया जहां से आपको डेटा निकाल करके देना है। तो